अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो उसको जस्ट हमने एक किस्म का ओवरव्यू सा ले लिया था। तो उसका जो पहला स्टेप है कि जब भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाके हम क्या उसको बताते हैं कि हमें क्या मसला है। तो अगर मसला पता चले तो ही डॉक्टर जो है वो आपको कोई मेडिसिन वगैरह लिख के देगा। लेकिन अगर डॉक्टर को पता ही ना चले तो क्या मेडिसिन लिख के देगा। तो इसलिए प्रॉब्लम है क्या ये डिफ़ाइन करना लाजमी है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिफ़ाइन ही नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो दिए गए हैं इस बुक के अंदर कि हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो देखें जी, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम अगर बस देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन डेट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। तो इसके अंदर ये वर्ड आ गया एम्बिग्विटीज़। पहले इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। तो एम्बिग्विटीज़ का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर हो। मींस जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये काम कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे क्या काम कर रहा हूँ। मैं कहूँगा जी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर ही नहीं है, दूसरे बंदे को पता ही नहीं चला क्या काम कर रहा हूँ। तो ये इसमें एम्बिग्विटी जो है वो है। लेकिन कहता है जी प्रॉब्लम जब आप डिफ़ाइन करो तो उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। मींस आपको पता होना चाहिए कि क्या आप बता रहे हो, प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो प्रॉब्लम जब आप डिफ़ाइन कर रहे हो तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें एम्बिग्विटीज़ नहीं होनी चाहिए। मींस डबल मीनिंग ना हो, आपको पता हो कि आप क्या चीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हो। बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। जो काम आपने करना है आपको पता होना चाहिए। और आपका जो गोल है वो क्या है, ये सबसे मेन चीज़ है। आपको गोल का पता होना चाहिए, ठीक है, आपने करना क्या है। मीन आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए। और इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व। और अगर ये आप काम कर लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, और सोल्व करना भी और अंडरस्टैंड करना भी। तो ये डेफिनेशन है। अगर आपको आता है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम शॉर्ट के अंदर, तो ये आप लिख देंगे कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ अ वन डेट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व। तो यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद आप जो है ये थोड़ा सा आप देख लें कि इसके बारे में लिखा हुआ है कि गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कहता है जी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। कहता है जी कभी अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हो तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये क्लियर, क्या ये वेल डिफाइंड है। इट मीन्स क्या इसमें एम्बिग्विटी है या नहीं है। अगर तो इसके अंदर एम्बिग्विटी है, इट मीन्स ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो आपको एम्बिग्विटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ख़त्म करेंगे तो ही वो एक अच्छी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई होगी। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। कहता है जी अगर जो प्रॉब्लम आपको दी गई है वो डिफ़ाइन नहीं की गई अच्छे से, इट मीन्स उसमें कोई एम्बिग्विटी है, तो उसको हमने ख़त्म करना है। बट कैसे ख़त्म करना है उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं, जैसा कि देखिए नीचे लिखी हुई हैं। पहली है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, ये फर्स्ट है। इसके नीचे लिखा हुआ है सेकंड यूज़ केसेस। इसके बाद थर्ड है जी ड्रॉ अ पिक्चर। तो हम देखते हैं ये तीनों में क्या लिखा हुआ है। जैसे गेन बैकग्राउंड नॉलेज, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है और वो बिल्कुल न्यू डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है, और पहला पेशेंट उसके पास आया है। तो क्या वो अच्छे से जांच पाएगा कि क्या इसको मसला है। मे बी और मे नॉट बी, बट मोर चांसेस है कि उसको इतना अच्छा नहीं पता होगा। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा है जिसको 20-25 साल हो गए हैं, और तो वो तो मैं कहता हूँ कि वो देखते ही बता देगा कि भाई इसको ये मसला है। कैसे कैसे पता चलेगा। भाई उसके पास नॉलेज है, बैकग्राउंड नॉलेज है। तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नॉलेज है तो उसको गेन करें, स्टेटमेंट की बैक पे जाएं कि क्या बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या। जब प्रॉब्लम के आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो फिर आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर सकेंगे। आप उसकी सिचुएशन में जाएंगे कि क्या सिचुएशन है इसकी, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आई है या किन सर्कमस्टांसिस में प्रॉब्लम आई है। तो जब आप इस चीज़ में चले जाएंगे तो आप प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर सकते हैं।
तो अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिख सकेंगे? वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। मीन्स आपको सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस का पता हो लग जाएगा कि प्रॉब्लम क्यों आई है, और इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, और जिसकी वजह से आपको गिवन स्टेट का पता चल जाएगा। और इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, और इसकी वजह से आप सोल्यूशन निकाल सकेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे तो ही सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो ये उसका पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। तो जब आपने अच्छे से डिफ़ाइन कर लिया तो फिर आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन आता है आपको कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज, तो आप कितना लिखेंगे? तो आप इसमें ये लिखेंगे, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। आप कम अज़ कम यहाँ तक लिख सकते हैं 2 लाइन्स, लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखना चाहें तो वो अच्छी बात है। और वो क्या होगा? इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन विल लुक लाइक, हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सॉल्यूशन। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट 2 लाइन्स भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है। बट आपको पता है जितना ज़्यादा लिखें उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप पहली 2 लाइन्स भी लिखें तो ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा लिखें तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है जी यूज़ गेसेस। ये सेकंड पॉइंट था कि जैसे आप कहते हैं जी एक पर्सन के पास नॉलेज है और काफ़ी उसने मींस काम किया किसी फील्ड के अंदर, तो वो किसी चीज़ को देख के गेस कर देगा कि अच्छा इसका ये मसला है। मींस उससे अभी उसने मींस काफ़ी उस पे काम नहीं किया, लेकिन उसने देख के ही आपको बता देगा अच्छा इसको ये मसला हो सकता है। जैसे कोई टीचर है तो वो स्टूडेंट को मींस पढ़ा रहा है, लेकिन जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब 10-15 साल हो जाते हैं, तो उसको आइडिया हो जाता है अच्छा ये जो टॉपिक है ना इसमें बच्चों को मसला होना ही होना है, या इसमें इस तरह के बच्चे जो हैं या ये सेक्शन है इसमें मसला आना है। तो ये होते हैं गैसेस। मींस आपको पता चल जाता है ये प्रॉब्लम इस तरह की है, तो आप उसको फिर डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कोई विदाउट एक्सपीरियंस है तो गैस नहीं कर सकता, वो तो फिर गलत ही होगा अगर गैस करेगा अभी तो। सो वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस। तो हम क्या करेंगे जी, अननोन इन्फॉर्मेशन का पता लगाएंगे गैसेस के थ्रू, और जो गैसेस होंगे वो बेस करते हैं आवर पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो हमारे गैसेस होते हैं वो किस पे बेस करते हैं, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं। तो अगर आपको आता है जी क्वेश्चन यूज़ गैसेस क्या होता है, तो आप ये 2 लाइन्स लिख सकते हैं इसके बारे में। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन, और ये एमसीक्यू आ सकता है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो गैसेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आवर पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। अच्छा जी, लास्ट स्ट्रेटजी है कि ड्रॉ पिक्चर क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जी, हम कुछ इंफॉर्मेशन को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है उसको मींस सॉल्व करना, या उसको बार बार रीड करना। तो हम क्या करते हैं, नहीं पिक्चर के थ्रू हम उसको ना शो कर देते हैं। जैसा अभी नीचे ये एग्जांपल देखेंगे आप राइट साइड पे, बिल्कुल लास्ट पे देख रहे होंगे ये। तो ये अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है पिक्चर्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देती है किसी चीज़ को एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि आप कभी किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहें, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना चाहें, तो आप पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, वी कैन ड्रॉ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। तो हम पिक्चर को हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। और uh, जैसे लिखा हुआ है फिगर 1.1, जो मैंने बोला हम मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ। शोज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर, तो ये जो आपको नज़र आ रही है एग्जांपल, ये पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर की फॉर्म में है जो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलें हम इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। जैसे देखें जी, आपके पास 3 हॉर्स है और आपका आंसर आ रहा है 30। तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसको? तो आप ऐसे करें जी, 30 आंसर हमें चाहिए और ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो तीनों की वैल्यू सेम होगी।
तो इट मीन्स 10 + 10 + 10, अगर देखें तो आंसर 30 आ रहा है। ओह वेल एंड गुड, इट मीन 1 हॉर्स इज़ इक्वल टू 10। अब अगर नीचे आप देखें तो हॉर्स है जिसकी वैल्यू हमें पता है 10 है। अब 2 टाइम्स किसी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। इट मीन्स 10 में कुछ ऐड करेंगे तो 18 आना चाहिए, और 2 टाइम्स तो 10 + 4 + 4, तो इट मीन्स ये जो m लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 + 4 8, और ये हॉर्स था 10, तो 18 हो गया। उसके बाद ये m जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर अभी 4 आई है, उसमें से माइनस क्या करें तो हमारे पास 2 आए, और अगर आप ये देखें तो ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसकी वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करें तो आंसर 2 आता है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है हमारे पास इसकी ये दो चीज़ें बनी है, इसकी सिंगल वैल्यू है, क्योंकि 2 है तो 1 और 1 ऐड करें तो 2 होता है। अगर नीचे आएंगे तो अब ये वैल्यू सिंगल है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था डबल थी, तो इसका आंसर भी 2 था, बट यहाँ पे सिंगल है तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो 1 प्लस हॉर्स मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय n। ये ऊपर अगर देखें तो m था, और m की वैल्यू थी हमारे पास 4, लेकिन अगर उसको हाफ कर दें n, तो इसकी वैल्यू क्या होगी m मीन्स ये m मैं इंग्लिश में नहीं बोला, मैं जस्ट वैसे सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये डबल था तो यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल है, तो 4 का सिंगल क्या होता है मीन्स हाफ क्या आता है 2। तो मैथ में जैसे कि आपको पता है पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं पहले हॉर्स को n से मल्टीप्लाई करते हैं। हॉर्स की वैल्यू थी 10, n की वैल्यू थी 2, सो 10 टू द 20 प्लस अब ये 1 वैल्यू है तो 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, तो इसका आंसर आ गया जी 21। तो ये देखें प्रॉब्लम को अगर हम यही हम इंग्लिश में लिखते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता, लेकिन हमने सॉल्व किया तो काफ़ी इजीली हमने सॉल्व कर दिया। अब ये जी आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि अगर मेरे पास 60 मिनट्स हैं तो मैं 59 मिनट्स डिफ़ाइन करने में लगा दूंगा प्रॉब्लम के, और 1 मिनट जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगाऊंगा। इट मीन्स प्रॉब्लम को सोल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना उसको डिफ़ाइन करना है। तो आपने हमेशा प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने पे ज़्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि जितना टाइम आप उसको अंडरस्टैंड करने पे लगा देंगे, डिफ़ाइन करने पे लगा देंगे, आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे अच्छे से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना। 59 मिनट्स उसने लगाए थे प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में, और सिर्फ 1 मिनट सॉल्व करने पे। और ये भी एक MCQ है, लास्ट पे लिखा हुआ है जी, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पिक्चर्स किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बता देते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। सो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया है, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इसमें हमने देखा जी डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप था कि प्रॉब्लम को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है। फिर उसमें हमने देखा 3 चीज़ें कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है, कि आपने किसी भी चीज़ को सॉल्व डिफ़ाइन करना है तो आपके पास उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। फिर हमने देखा कि कुछ गैसेस अगर हमें लगाने होते हैं, बट गैसेस कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है। फिर हमने देखा जी अगर कोई पिक्चर वगैरह भी हम ड्रॉ कर लें तो हम किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और पिक्चर्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।